बच्चों अब बात कर लेते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। तो अभी हमने बात किया था कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी होती है। तो आइए पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद उसे हम समझते हैं। माना कि ये एक चुंबकीय द्विध्रुव है, ये इसका उत्तर ध्रुव है और यह दक्षिण ध्रुव है। ध्रुव प्रावल्य का मान m है, चुंबक का मध्य बिंदु O है और इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। तो माना कि हमारे पास में एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका ध्रुव प्रावल्य m है, प्रभावकारी लंबाई 2L है। हमने उसको बना दिया यहाँ पर। अब इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, यह अक्ष कहलाती है और चुंबक के मध्य बिंदु से गुजरने वाली और अक्ष के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा निरक्ष कहलाती है। नीचे भी बन सकती है, ऊपर भी बन सकती है। तो निरक्ष समझ में आ गई। वह रेखा जो चुंबकीय अक्ष, अक्ष मतलब उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, तो वह रेखा जो चुंबकीय अक्ष के मध्य बिंदु से होकर गुजरती हैं तथा अक्ष पर लंबवत होती हैं, इसे हम निरक्ष कहते हैं। और निरक्ष पर यानी कि अगर इस स्थिति में कोई बिंदु है तो उसको हम निरक्षीय स्थिति कहेंगे। तो माना कि हमारा बिंदु P यहां पर है और इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आइए थोड़ा चित्र बना लेते हैं हम पहले इस N को P से मिला दें और इस S को भी P से मिला दें। तो हमने क्या किया, उत्तरी ध्रुव को P से मिलाया और दक्षिण ध्रुव को भी P से मिलाया। माना कि चुंबक के मध्य बिंदु से P की दूरी x है, ये वाली दूरी x है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दूरी l है, क्योंकि कुल लंबाई 2L है तो ये आधी लंबाई हुई L। तो यह l है, ये x है और चूंकि समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है इसलिए ये कर्ण हुआ, तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस L² का वर्गमूल। और वैसा ही यहां पर भी लिख सकते हो आप, वर्गमूल x² प्लस L²। तो ये अपन ने चित्र को लगभग पूरा कर लिया। थोड़ी सी बात और है। NS एक चुंबक है, ध्रुव प्रावल्य का मान m है, प्रभावकारी लंबाई 2L है, मध्य बिंदु O है, O से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत इस रेखा को निरक्ष कहेंगे। निरक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। P को N तथा S से मिलाया तो NP वर्गमूल x² प्लस L² होगा। इसी प्रकार से SP, इसका मान भी वर्गमूल x² प्लस L² होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से त्रिकोणमिति कहती है ऐसा। अब देखिए हमें यहां पर यदि तीव्रता ज्ञात करना है तो हम यहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करेंगे। एक काल्पनिक ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जिसका ध्रुव प्रावल्य इकाई है, तो ये N इस N को प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में। तो माना कि इस N ध्रुव के कारण से तीव्रता का मान है Bn। और यदि हम S ध्रुव की बात करें तो ये S ध्रुव इस N को, एकांक उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि ये BS की दिशा हो गई। तो देखिए Bn इस दिशा में है, BS इस दिशा में है। ये दोनों दिशाएं भी हमने निकाल ली। ये दिशाएं किसे आई है, क्योंकि उत्तर को प्रतिकर्षित करता है और दक्षिण उत्तर को आकर्षित करता है। तो एक Bn हो गया और एक BS हो गया। अब माना कि ये वाला कोण थीटा कोण है और ये वाला कोण भी थीटा कोण है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण थीटा कोण है और ये वाला कोण भी थीटा कोण है। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ये थीटा प्लस थीटा, ये एक्सटीरियर कोण हुआ, बहिष्ठ कोण हुआ त्रिकोणमिति ज्यामिति से। तो ये थीटा और ये थीटा, तो ये कोण हो गया 2 थीटा। अब इन दोनों का जो परिणामी निकलेगा वो परिणामी b कुछ इस प्रकार से निकलेगा b। तो हमें इस b के मान की गणना करनी है। तो आइए सबसे पहले तो अपन bn और bs के मान लिख लें, उसके आगे फिर सदिश योग करके और b के मान की गणना कर लेंगे। तो bn और bs क्या होंगे, तो जैसा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक से हम जानते हैं कि bn का मान होगा μ0/4 पाई m/वर्गमूल
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्ग, ये bn का मान होगा। अब इस वर्ग से ये वर्गमूल हट सकता है ना, ये हट जाएगा, तो केवल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। और इसी प्रकार से आप बी एस के लिए भी लिख सकते हैं, तो बी एस बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन वर्गमूल एक्स वर्ग प्लस एल वर्ग का वर्ग। तो ये बी एन और बी एस के मान हमने निकाल लिए। बी एन यानी कि यहां से यहां की दूरी, इसका वर्ग ये नीचे आ रहा है देखो, और यहां पर भी क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल है, तो इसका वर्ग कर देंगे हम, ये बी एस का मान आ गया। ये दोनों व्यंजक हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर बात किया है इसके बारे में। अब हमें इन दोनों का परिणामी निकालना है बी। तो चूंकि सदिश राशियां हैं तो सदिश योग के नियम से निकाल लेंगे। तो सदिश योग का नियम हमारा एक सबसे पॉपुलर है, बल समानांतर चतुर्भुज का नियम, और वो कहता है कि बी वर्ग बराबर होगा बी एन वर्ग प्लस बी एस वर्ग प्लस 2bn बी एस कॉस 2 थीटा, दोनों के बीच का कोण, अगर 2 थीटा है तो हम 2 थीटा लिखेंगे। तो इस सूत्र की सहायता से हम बी एन और बी एस के मान रखकर बी के मान की गणना कर सकते हैं। तो आइए हम मान रखते हैं। तो बी वर्ग बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, ये वर्गमूल इस वर्ग से हटा दिया हमने, तो अंदर वर्गमूल नहीं लगाया है, और चूंकि बी एन का वर्ग है तो ये बी एन लिखा और इसका वर्ग लिख दिया। अब आप देखें कि बी एन और बी एस समान ही हैं, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2, और इन दोनों का वर्ग होके बाहर आ गया, तो 2 कॉस 2 थीटा। ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा एक आध स्टेप को कम किया है, यहाँ पर थोड़ी गणित कम करना चाहता हूँ। तो क्या किया कि बी एन और बी एस के मान रखें। आप चाहे तो इस समीकरण में बी एन और बी एस के मान रख दें, और रखने के बाद देखेंगे कि बी एन बी एस समान है, तो यहाँ पर भी वर्ग आ जाएगा। वर्ग को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, और ये तो बाहर जा चुका है, तो कॉस 2 थीटा बचेगा। तो इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं हम। बी वर्ग बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम बटे एक्स वर्ग प्लस एल वर्ग का वर्ग। अब आप देखिए कि 1 प्लस 1 2 है ना, तो 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। मैं एक काम करता हूँ, 2 को फिर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा को खोल लें हम, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये -1 और +1 कट जाएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये +1 और -1 कट गया, ये 2 बाहर था हमारा। अब आप देखिए कि 2 गुणित 2 4 है ना, और cos स्क्वायर थीटा। यदि हम पूरे का वर्गमूल ले लें, क्योंकि अब इसमें पूरी एक ही समीकरण बन चुकी है यह, तो अब वर्गमूल लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस m cos थीटा बटे एक्स वर्ग प्लस एल वर्ग। वर्गमूल लेने पर ये वाली समीकरण बचेंगी। अब आप इस cos थीटा का मान जो है इस त्रिभुज से लिख लें कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि l बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह पर मैं लिख देता हूँ म्यू 0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम एल, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। देखिए एक घात पहले से थी और आधी घात और आ गई, तो आधी मिलने से कितनी हो गई, 1.5, 3/2 यानी कि 1.5 है ना। तो cos थीटा की जगह पर हमने लिखा l बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। अब आप देखो ऊपर क्या आ रहा है, 2ml यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल M लिख सकते हैं इसको हम। तो अब हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M बटे एक्स वर्ग प्लस एल वर्ग की घात 3/2।
ये निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अर्थात यदि हम x दूरी पर बात करें तो इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब यदि यहां पर भी मान लें कि भाई चुंबक बहुत छोटा है और निरक्षीय स्थिति में बिंदु काफी दूर है, तो इसका मतलब यदि x बड़ा हो, काफी बड़ा हो l से, तो उस स्थिति में इस l को नगण्य मान सकते हैं हम। तो क्या बन जाएगी हमारी समीकरण? उस स्थिति में हम लिखेंगे b बराबर μ0/4π और कैपिटल M बटे x की घात 3। क्यों? क्योंकि ये नगण्य हो गया, इस वर्ग से वर्गमूल हट गया तो घात 3 बच जाएगी। तो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान μ0/4π m/x³ होगा, उस स्थिति में जब छोटा चुंबक होगा। तो ये निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक आ गया। अब आप देखिए कि हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, उसमें अक्षीय स्थिति में तीव्रता की बात की थी, और अब हमने बात किया है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की। अगर आप उन दोनों व्यंजक को देखो तो इसमें कुछ समानताएं नजर आएगी। तुलना करके देखें हम, तो निरक्षीय स्थिति का व्यंजक आपके सामने लिखा हुआ है और अक्षीय स्थिति का व्यंजक था हमारा b बराबर μ0/4π ट्वाइस m/x³। ट्वाइस m/x³ अक्षीय स्थिति में था और निरक्षीय स्थिति में m/x³ है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि छोटे चुंबक के लिए B अक्षीय जो है वो 2 गुना होती है B निरक्षीय से। यह लगभग संबंध सही है। लगभग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इसमें कंडीशन लगा रखी है कि भाई ये कंडीशन होगी तो सही है। अर्थात छोटे चुंबक के लिए अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तीव्रता से 2 गुना होती है। तो ये हमने अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियां कर लिया है। धन्यवाद।